तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स का एक तरह से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन पॉलिटी के जो एक तरह से हिसाब से। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका क्या है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमें मौलिक अधिकार जो संविधान ने आम लोगों को, आम सिटीजन्स को दिए हैं। तो उसके बारे में क्या है हम आज पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, उसके फीचर्स क्या कुछ, उसकी विशेषताएं फंडामेंटल राइट्स की, और क्या कुछ उसमें जैसे कि कौन से फंडामेंटल राइट में क्या कुछ आपको सुविधाएं हैं, कौन से राइट्स हैं वो आपको मिले हैं। तो ये यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो एचएसएससी हो गया, एचपीएससी हो गया, बैंकिंग एसएससी, जो भी एग्जाम्स हैं उसमें इससे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन कोई किसी न किसी एग्जाम से आ ही जाता है। तो ये काफ़ी एक तरह से क्या है महत्वपूर्ण ये क्या है टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि जो बच्चे हैं उनको भी क्या है, दूसरे बच्चों को भी ये मतलब पता चल सके कि हमारे जो चैनल पर ये जो नई सीरीज़ लाई गई है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, इसमें हम 5 से 6 लेक्चर एक तरह से लेकर आएंगे। तो इस वीक पूरा वीक हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ताकि एक एक जो डिटेल है, एक एक बारीकी से आपको रूबरू करवाया जा सके, ताकि आपका कोई भी एक भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं क्या है कि जो एक तरह से इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो क्या है कि इसमें टोटल जो आर्टिकल 12 है और 12 से 35 तक लेकर के क्या है जो फंडामेंटल राइट है वो ये एनश्राइंड किए गए हैं। यानी कि जो एक तरह से भाग 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, जो मौलिक अधिकार हैं उनको निहित किया गया है। तो इसमें टोटल कितने हैं 12 से लेकर के 35 के बीच के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सभी फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। तो क्या कह रहा है कि जो फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने डिराइव किया था इंस्पिरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो जो एक तरह से बिल ऑफ राइट है, यूएसए में बिल ऑफ राइट कहते हैं इसको, फंडामेंटल राइट को। तो वहाँ से जो फ्रेमर्स है, फ्रेमर्स कौन हो गए कि जो जिन्होंने जो संविधान है उसको निर्माता है संविधान के, तो उन्होंने यूएसए के जो संविधान है उससे प्रेरणा ली थी। और वहाँ पर जो बिल ऑफ राइट्स के नाम से फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया था, तो वहाँ से जो एक तरह से डिराइव किया है, इसको एक तरह से प्राप्त किया है वहाँ से, और वहाँ पर अपने जो संविधान में ऐड किया गया है। तो जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो इसको क्या कहा गया है, एक तरह से इसका नाम रखा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, क्योंकि जो पार्ट 3 है वो क्या है, उसमें जो मौलिक अधिकार हैं, एक इंसान है जो उसका बेसिक राइट्स क्या होते हैं, बेसिक जो फंडामेंटल राइट होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसको एक तरह से मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। तो इसमें क्या है कि इट कंटेन्स ए वेरी लॉन्ग एंड कंप्रहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट, यानी कि जो न्याय संगत मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो मान लो अगर आपका कोई मौलिक अधिकार छीन जाता है या सरकार उसको क्या है कर लेती है, उसके खिलाफ कोई कानून बनाती है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा करके जस्टिस ले सकते हैं। तो इसको जस्टिसेबल कहेंगे कि आप किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी राइट के लिए आप अगर जस्टिस ले सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं, तो उस एक्ट को, उस राइट को क्या कहेंगे, फंडामेंटल राइट को जस्टिसेबल कहेंगे। तो जो एक तरह काफ़ी लंबी और कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या होगा कि व्यापक सूची संविधान ने हमें मौलिक अधिकारों की दी है, जो कि क्या है न्याय संगत है। इसमें क्या कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है वो आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं रखा गया है, हर पर्सन के लिए, हर आदमी के लिए, हर औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है, जवान है, सबके लिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ने बराबर वो फंडामेंटल राइट है जो मौलिक अधिकार है वो प्रदान की है। तो किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं दिया गया है, किसी भी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं किया जाता, सभी को बराबर फंडामेंटल राइट मिलते हैं। जो भी सिटीजन है इंडिया का, सभी को क्या मिलते हैं, जो बराबर मौलिक अधिकार हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कौन से इसमें क्या है जो राइट्स मिले हैं। तो दे अपहोल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो क्या है व्यक्तियों की समानता के ऊपर, व्यक्ति की गरिमा, और जो बड़े लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। और इसके साथ साथ जो सार्वजनिक हित है, यानी कि पूरे समाज का हित हो सके और राष्ट्र की एकता को बनाए, एकता अखंडता बनी रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो फंडामेंटल राइट है वो इक्वलिटी रखते हैं, हर इंडिविजुअल की, हर व्यक्ति की समानता और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए। और उसके साथ साथ जो सामाजिक एक तरह से हित है, सार्वजनिक हित है, और जो देश की एकता अखंडता है
है उसको बनाए रखने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो फ्रेमर्स हैं, जो निर्माता हैं हमारे संविधान के, उन्होंने इसमें इसको ऐड किया था हमारे फंडामेंटल राइट को। जो पार्ट 3 है, किसका पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इनको ऐड किया गया था। तो इसमें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या थे, 7 फंडामेंटल राइट थे, उनको आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो एक पहला जो फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, और राइट टू जो फ्रीडम है सेकंड है, ये है आर्टिकल 19 से 22 तक। नेक्स्ट है थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल 23 से 24, यानी कि 2 आर्टिकल्स में इसको एक्सप्लोटेशन के खिलाफ जो एक तरह से आर्टिकल बनाए गए हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं मौलिक अधिकार है, जो एक तरह से 7 फंडामेंटल राइट हैं, इनको आप आगे जाने वाले सीरीज में जो कि अब इस पूरे वीक चलने वाली है, तो उसमें हम डिटेल में एक एक राइट के ऊपर एक एक जो पूरे से आर्टिकल है 14 से 18 हो गया, 19 से 22 हो गया, तो इनके बारे में एक एक आर्टिकल के बारे में ब्रीफ में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट 4th है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि भी क्या है, जो धर्म की आज़ादी है, धर्म कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, तो इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, भी अपने कल्चर को बचाने के लिए या फिर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो राइट्स वगैरह दिए गए हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है 6th है राइट टू प्रॉपर्टी, ये है आर्टिकल 31 के अंडर। एंड नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रेमेडीज वगैरह प्रोवाइड करने, कोई सॉल्यूशन निकालना है, भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन निकालना है, तो उनका राइट किसको मिलता है, आर्टिकल 32 में। तो ये क्या है कि आपको ये सभी 7 आर्टिकल 7 जो एक तरह से जो दिए गए हैं फंडामेंटल राइट, वो जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, निर्माताओं ने बनाया था उसको 1956 में जब उसको लागू किया था, तो उस टाइम ये 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे। और उसके बाद क्या है, जो हमने ये जो एक तरह से जो अरेंज कर रखा है 6th जो राइट है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 31 के अंदर ये आता है। तो इसको क्या है, इसको में कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसको हमने क्या किया है, इसको इसलिए इसको हाईलाइट करके रखा आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि हमने कौन सा आर्टिकल एक तरह से जो विशेष रूप से पढ़ा था। तो इसमें क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो क्या है कि पहले क्या होता था कि सभी को प्रॉपर्टी का अधिकार होता था, तो ये क्या है कि जो प्रॉपर्टी का अधिकार है ये 1978 की जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था उसमें इसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट की सूची से। इट इज़ मेड ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है कि जो इसको मतलब वहाँ से तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसको क्या बना, पहले तो क्या था, ये राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन उसको बाद में बना दिया गया था लीगल राइट बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको सिंपल एक लीगल राइट बना दिया गया था। कि पहले क्या था कि मतलब कि ये हक होता था कि मतलब बाप की ज़मीन पर बेटे का हक होता था, तो उसमें बाप कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसको राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता था, लेकिन उसको बाद में चेंज कर दिया कि लीगल राइट कर दिया, कि अगर मान लो पिता चाहे तो ही क्या है, जो मतलब एक्शन है उसका वो क्या कर सकता है, उसको लीगल, उसके ऊपर लीगल हक है। तो ये जो लीगल राइट है वो आर्टिकल 300A है जो, उसके तहत इसको बाद में ऐड कर दिया गया था। तो ये पार्ट 12 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ऐड किया गया था। सो एट प्रेजेंट क्या है, देयर आर ओनली 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट। तो क्योंकि ये जो आर्टिकल 6 है ये हटा दिया गया था, जो फंडामेंटल राइट 6 है, तो अभी कितने रह गए, अभी सिर्फ 6 जो फंडामेंटल राइट हैं वो रह चुके हैं। तो नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक बार जान लेते हैं, जो 14 से लेकर के और 18 तक है, और 19, 22 है, 23 से 24 है। तो इनके बारे में एक बार जान लेते हैं क्या क्या इनमें दिया गया है। तो इसमें दिया गया है जो पहला क्या कह रहा है कि जो राइट टू इक्वालिटी एक्ट है, राइट टू इक्वालिटी एक्ट आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में आता है। तो इसमें क्या है, 14, 15, 16, 17, 18, तो इसमें एक आर्टिकल के बारे में बताया गया है। तो जो आर्टिकल नंबर 14 है उसमें क्या कहा गया है कि उसमें कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के समान, जो एक तरह से कानून के सामने सभी बराबर हैं और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी इस जो लॉ की है, यानी कि सभी को लॉ इक्वल एक तरह से प्रोटेक्शन देगा, और सभी के सामने क्या है, कानून के सामने सभी बराबर हैं और सभी के लिए कानून क्या है, बराबर है। तो मतलब एक तरह ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है, एक तो होगा कि भी अगर मान लो कानून की किसी को हेल्प लेनी है तो वो क्या करेगा, उसको सभी को बराबर हेल्प मिलेगी। और दूसरा है कि अगर मान लो किसी को कोई कानूनी क्या है कार्रवाई करने, किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो वो क्या है कि वो कानून की उसको हर बंदे को बराबर तौर रखेगा। ये नहीं है कि भी अमीर के लिए आप अलग से कानून बनाएंगे और गरीब के लिए अलग कानून बनेगा, तो सबके लिए बराबर कानून बनेगा और सबकी बराबर रक्षा करेगा। तो ये होगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट लॉज एंड इक्वल बिफोर लॉज।
तो क्या है कि सेकंड जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या कहा गया है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एक तरह से भेदभाव, तो भेदभाव को एक तरह से प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि जो प्रोहिबिट, ये जो फंडामेंटल राइट है इसमें सभी में प्रोहिबिशन है, यानी कि सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, जो एक तरह से जो DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि आपको ये काम करने हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट में क्या है, उनको प्रोहिबिट किया गया है, उनको रोका गया है कि आपको ये काम ये जो करना है नहीं करना है। तो इनके ऊपर ये प्रोहिबिशन है एक तरह से सरकार के ऊपर। तो सेकंड प्रोहिबिशन, सेकंड जो आर्टिकल है आर्टिकल 15, उसमें क्या कहा गया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये क्या है कि मतलब क्या हो गया, आपके जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव किसी भी पर्सन के लिए नहीं होगा, किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा किस बेस पर, रिलीजन यानी कि धर्म के नाम पर, रेस के जाति के नाम पर, कास्ट यानी कि एक तरह से जाति के नाम पर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आप पुरुष हो या फीमेल हो यानी कि औरत हो, तो आपको इसके बेस पर या फिर कहाँ आपको पैदा हुआ हो, या ट्राइबल इलाके में पैदा हुए हो या नॉर्मल शहर में पैदा हुए हो, तो इसके ऊपर क्या है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके साथ। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 16 में क्या कहा गया है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक तरह से जो मतलब सरकारी रोजगार होता है एक तरह से, उसमें सभी को क्या मिलेगी, बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये नहीं है कि भी एक पर्सन को ज़्यादा वो दे दिए, अपॉर्चुनिटी दे दी, और दूसरे जो एक तरह से कास्ट है, दूसरी रेस है, उसको कम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 16 में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या कह रहा है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, कि जो अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत है उसको अबॉलिश यानी कि ख़त्म कर दिया गया है, और उसके खिलाफ प्रोहिबिशन है कि भी आप कोई भी अगर छुआछूत की जो एक तरह से प्रथा चलाता है, अगर उसको पालन करता है कि भी किसी को ये कहता है कि भाई तू छुआछूत है, तेरे सुनने से हमें ये हो सकता है वो हो सकता है, तो मतलब अगर इसको प्रैक्टिस करता है यानी कि छुआछूत को निभाता है या दूसरों के ऊपर थोपता है, तो उसके खिलाफ प्रोहिबिशन है, उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कानून कार्रवाई की जाएगी। तो ये आर्टिकल नंबर जो 17 है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, तो मिलिट्री एकेडमिक टाइटल्स हो गए, उनके सिवाय जो भी टाइटल्स हैं, जैसे कि महाराजा हो गया, महाराजा धीराज हो गया, राजा राजेश्वर हो गए, इस तरह के जो टाइटल्स हैं उन सभी को एक तरह से क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो क्योंकि क्या होता था कि आज़ादी से पहले ये सभी टाइटल्स वगैरह राजा महाराजा होते थे, प्रिंस होते थे, तो इस तरह से ये क्या रखते थे, अपने अपने जो एक तरह से टाइटल्स थे वो रखते थे। तो अभी क्या है कि अभी सिर्फ मिलिट्री है, और जो एजुकेशनल कैसे हो गए, जैसे PhD हो गया, डॉक्टर, तो वो क्या रखता है, उसका टाइटल क्या होता है, डॉक्टर होता है। तो इस तरह से क्या है जो, और मिलिट्री कैसे हो गए, जैसे मेजर जनरल या फिर एयर मार्शल हो गए। तो इस तरह से जो अब मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स हैं उनको छोड़ करके जितने भी सारे टाइटल्स हैं उन सभी को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, एक तरह से अबॉलिश यानी कि ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि जो राइट टू फ्रीडम है, यानी कि आर्टिकल नंबर जो 19 से लेकर के 22 है, यानी कि सेकंड राइट है जो फ्रीडम का, उसमें क्या कहा गया है, उसमें क्या है, जो पहला है आर्टिकल 19, उसमें क्या कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। तो क्या है कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम का बेसिक राइट है आपको, तो इसमें क्या क्या जो 6 तरह के जो फ्रीडम के राइट हैं वो आपको दिए गए हैं। फ्रीडम के जो एक तरह से फ्रीडम दी गई है, तो कौन सी फ्रीडम है, फर्स्ट फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम, सेकेंड है असेंबली की, यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, मतलब आप कोई भी आपको उसको बोलना है, आपको किसी के खिलाफ कुछ बोलना है, या फिर कोई अपना कुछ एक्सप्रेस करना है, व्यू वगैरह, या अपना जो एक तरह से मत है वो जारी करना है, तो आप कर सकते हैं। सेकंड है असेंबली, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। एसोसिएशन यानी कि कोई भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संगठन हो गया, या फिर कोई भी असेंबली यानी कि एक तरह से सभा बुला सकते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट, कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी आप मूवमेंट कर सकते हैं। फिफ्थ है रेसिडेंस, मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी क्या कर सकते हैं, आप घर बना सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपको कोई भी कहीं भी कागज़ी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। और नेक्स्ट है प्रोफेशन, तो आप कोई भी नौकरी रख सकते हैं। ये नहीं है कि भी आपको अगर कह दिया कि भी आपको सिर्फ आर्मी में जाना है, या सिर्फ आप जैसे पहले होता था कि भी कास्ट के हिसाब से क्या होता था कि मतलब आप ये शूद्र है तो इसको ये काम करने हैं, ये स्त्री है तो इसको सिर्फ लड़ना है, जो वेद वगैरह हैं, वेद पुराण है वो पढ़ने हैं, वो किसका काम है, सिर्फ ब्राह्मण का काम है। तो ये पहले काम वगैरह फिक्स कर रखे थे, लेकिन अभी क्या है कि जो प्रोफेशन है वो आप खुद चुन सकते हैं, आपको कोई भी काम करना है, आपको कोई भी प्रोफेशन चुनना है, ये इसको आपको पूरी तरह से इसकी फ्रीडम मिली हुई है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 19 में।
तो क्या है नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि भी आपको किसी को मान लो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि उसके खिलाफ वो क्या करता है, कोर्ट में जा सकता है कि भाई मुझे या तो मुझे रीज़न बताओ कि क्यों मुझे गिरफ्तार किया गया है, तो उसके भी पे क्या कर सकता है, उसके खिलाफ उसको प्रोटेक्शन मिली है कि भी किसी भी ऑफेंस से कोई भी अगर मान लो उसको क्या है इसके ऊपर कोई झूठी ये नहीं लगाई जा सकती, आरोप नहीं लगाया जा सकता और उसके खिलाफ उसको क्या है कोई भी एक तरह से आरोपित नहीं किया जा सकता, तो उसको एक तरह से प्रॉपर उसके खिलाफ वारंट होना चाहिए और उसके पास प्रूफ होना चाहिए किसी को एक तरह से दोषी साबित करने के लिए। ये आर्टिकल 20 में ये फ्रीडम दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि एक तरह से लाइफ है, लाइफ यानी कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपका जीवन कोई भी नहीं छीन सकता, ये सरकार है, सरकार आपके जो लाइफ है वो नहीं छीन सकती। आपकी पर्सनल लिबर्टी है यानी कि एक तरह से जो निजता है एक तरह से उसको नहीं छीन सकती, उसको सरकार नहीं छीन सकती, तो ये आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 21 के अंदर क्या कर रहा है कि जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 6 से लेकर के 14 साल के जितने भी बच्चे हैं सभी को शिक्षा का अधिकार है और फ्री शिक्षा का अधिकार है। एक तरह से अगर सरकारी स्कूलों में वो पढ़ते हैं तो फ्री शिक्षा का अधिकार जो सरकार देती है, तो ये एक तरह से क्या है मतलब फंडामेंटल राइट है जो बच्चों का कि वो 6 से 14 साल के जब तक उनकी उम्र है तो उनको एक तरह से एलिमेंट्री एजुकेशन वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ये क्या है एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 22 में क्या कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज। तो कुछ केसेज में क्या है कि मतलब कोई भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता और किसी को डिटेंशन यानी कि एक तरह से जो एक तरह से क्या कहते हैं कि मतलब पुलिस के पास उनको बंदी बना कर नहीं रख सकते किसी भी पूछताछ वगैरह के लिए जब तक उनके पास क्या है प्रॉपर ऑर्डर्स वगैरह नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 में क्या कह रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उसका शोषण नहीं कर सकता कोई भी, तो उसके खिलाफ शोषण के खिलाफ क्या है जो राइट है उसको आर्टिकल नंबर 23 और 24 में डिफाइन किया गया है। तो जो आर्टिकल नंबर 23 है वो क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि एक तो बंधुआ मजदूर क्या थे कि किसी को कह दिया कि आपको फिक्स्ड इतने टाइम के लिए आपको हमारे यहाँ बंदी बन के रहना है या नौकर बन के रहना है और आपको काम करना है, जितना हम काम करवाएं जो भी हम काम करवाएं, तो वो क्या होगा एक तरह से बंधुआ मजदूरी होगी, उनको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी। क्या होता था कि पूरी तरह से उनको उनके अंडर काम करना पड़ता था, जो भी वो काम करे। जैसे पहले राजा महाराजाओं के पास दास दासियाँ होती थी तो वो क्या होती थी बंधुआ मजदूरी होती थी एक तरह से। और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग यानी कि जो एक तरह से आपस में जो ट्रैफिकिंग होती है, जो एक तरह से क्या है व्यापार होता है, मतलब वहाँ पे क्या है बच्चों को, छोटे बच्चों को, औरतों को वहाँ पे जो एक तरह से ले जा करके किडनैप करके ले जा करके और फिर दूसरे देशों में उनको दास की तरह भेज देते हैं, तो ये होती है ट्रैफिकिंग यानी मानव की तस्करी। तो इसके ऊपर भी प्रोहिबिशन लगाया गया है सरकार के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो आर्टिकल 24 में क्या कह रहा है कि जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं या हजार्डियस कंडीशंस हैं वहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते आप किसी भी चाइल्ड से, तो मतलब क्या है चाइल्ड लेबर बैन है एक तरह से। चिल्ड्रन का फैक्ट्रीज वगैरह में एम्प्लॉयमेंट करना या नौकरी देना उनको वहाँ पर रखना क्या है एक तरह से प्रोहिबिशन है, आर्टिकल 24 में दिया गया है। नेक्स्ट फोर्थ राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन की फ्रीडम क्या है आर्टिकल 25 और 25 से लेकर के 28 में दी गई है कि आप कोई भी रिलीजन क्या है अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है जो क्या क्या दिया गया है इसमें देख लेते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि उसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, कि आप क्या कर सकते हैं कोई भी एक कंसाइंस यानी कि आपका जो आपका मन माने, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे वो आप क्या कर सकते हैं फ्री, उसका क्या कर सकते हैं फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रोपेगेशन यानी कि उसको क्या है एक तरह से उसका बढ़ावा दे सकते हैं, उसको एक तरह से फैला सकते हैं, आपस में प्रचार कर सकते हैं उसका। तो ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। तो आर्टिकल 26 में क्या कह रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर का मतलब है कोई भी सभा संगठन कुछ भी बुलाना है रिलीजन से लेकर के, यानी कोई मान लो सत्संग बुलाना है या कोई ईद की का कोई एक तरह से संगठन एक तरह से सभा बुलानी है, तो उस तरह क्या है उसको फ्रीडम मिली हुई है आर्टिकल 26 के अंदर। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एन रिलीजन। तो आर्टिकल 27 में क्या कर रहा है कि किसी भी रिलीजन को आपको प्रमोट करना है, एक तरह से उसको प्रचार करना है उसका, तो उसके लिए आपको कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं देने की जरूरत है। तो ये टैक्सेस से फ्रीडम जो मिली है रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो आर्टिकल 27 में दी गई है। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो जो सरकार एक तरह से सर्टेन यहाँ पे कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो एक तरह से शैक्षणिक संस्थान है उनके बारे में बात की है। तो इसमें जो मेनली जहाँ पे सरकार का कुछ ना कुछ पार्ट अपना रोल होता है, तो उन जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे अगर मान लो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पर क्या है हो रही है, कोई सभा बुलाई जा रही है, एक रिलीजन के बेस पर कोई प्रार्थना वगैरह हो रही है,
तो आपको फ्रीडम है कि आप वहाँ अटेंड करें ना करें, ये आपको कोई ऊपर उसका जो सरकारी संस्थान है वो आपके ऊपर थोप नहीं सकता, वहाँ पे पूरी फ्रीडम आपको मिलेगी। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। इसमें क्या है कि जो आपकी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, आपका लैंग्वेज है, जो संस्कृति है आपकी, उसको आप जो भाषा है, संस्कृति है, उसको आप बचा करके जो माइनॉरिटी है उनके लिए बनाया गया है। तो आर्टिकल 29 के अंदर इसको बनाया गया है कि आप क्या है कि जो आपकी भाषा होगी, आपकी संस्कृति होगी, उसको बचा कर रखना, ये एक तरह से आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आपको उसको बचाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। मान लो किसी को इंस्टीट्यूशन खोलना है, कोई अपना क्या अपने जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोग्राम से सेलिब्रेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑफ माइनॉरिटी, तो ये जो दोनों ये राइट है ये माइनॉरिटीज़ के लिए मेनली दिए गए हैं। तो राइट ऑफ माइनॉरिटी एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो ये मैंने बता दिया कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको खोलने के लिए भी आपको क्या मिली है, राइट्स मिले हैं। तो आप कोई भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 के अंदर दिया गया है। और जो दूसरे जो भी काम हो गए जिसमें क्या है आपका कल्चर को आप बचाने के लिए कर रहे हैं, वो आर्टिकल 29 में आ जाते हैं। नेक्स्ट है जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो इसमें क्या क्या आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ, तो क्या है कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप मूव कर सकते हैं कि आपके अगर मान लो कोई भी फंडामेंटल राइट छीन रहा है या उसका क्या हो रहा है कि मतलब सरकार उसका कोई रूल है वो उसके खिलाफ जा रहा है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ, तो आप सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसको जो फंडामेंटल राइट है उसको एनफोर्स करवा सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं। सरकार को मतलब एक तरह से सरकार के ऊपर वो रूल वगैरह सरकार उसको कोर्ट उसको कहेगी कि आपका ये आपने रूल बनाया है ये इनके फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो आपको क्या करना है, इसको ख़त्म करना है, इसको एक तरह से दोबारा से एक बार इसको मॉडिफाई कीजिए। तो ये क्या है, इसके तहत क्या कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट, हेबस कॉर्पस का हो गया, मैडमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, जो सर्टिरियोरारी हो गया या क्यो वारंटो हो गया। तो इस तरह से जो रिट्स वगैरह हैं इनके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये भी क्या कर सकती है जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट वो सरकार के खिलाफ जारी कर सकती है, किसी एक पर्सन के खिलाफ भी जारी कर सकती है जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट है वो छीना है या उसको उल्लंघन हुआ है। तो फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट के वो देख लेते हैं एक बार। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स अदर वाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल, तो क्या है कि इसमें से कुछ सिटीजन्स को भी सिर्फ कुछ जो फंडामेंटल राइट है, कुछ मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ जो सिटीजन है भारत के सिटीजन हैं उन्हीं को मिले हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सभी को कोई भी चाहे एनिमी नेशन का हो या फिर फ्रेंडली नेशन का हो, कोई भी अगर मान लो दूसरा एलियन जो सिटीजन है, हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि एलियन सिटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेंडली एलियन, एक होता है एनिमी एलियन। तो उन सभी को क्या है एक कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिल रहे हैं और कुछ राइट्स होते हैं जो दूसरे जो एक तरह से क्या है जो एलियंस हैं उनको भी मिले होते हैं। तो जैसे जो राइट टू लाइफ है यानी कि जीने का अधिकार है वो सभी को मिलता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, भारत से का सिटीजन हो या ना हो, और कुछ जो राइट हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं। तो नेक्स्ट फीचर क्या है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, क्या कि ये मतलब ये पूर्ण नहीं है, योग्य हैं, लेकिन क्या मतलब क्या कह रहा है कि द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, यानी ये नहीं है कि भी अगर आपको फंडामेंटल राइट मिल गया बोलने का तो आप पूरी तरह से जो मन चाहे आपको बोल सकते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप किसी को कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये पूर्ण नहीं है लेकिन योग्य है, क्वालिफाइड है, यानी कि इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि कुछ प्रतिबंध है, उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन किसी के खिलाफ नहीं जा सकते, किसी की गरिमा को एक तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो इस तरह से क्या है कि जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ लगाई गई हैं। तो आप कहीं नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि हावेवर वेदर सच रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल और नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। तो क्या है कि मतलब ये जो प्रतिबंध सरकार लगाएगी कि भी मान लो आपको किसी के खिलाफ ये नहीं बोलना या फिर आप ये काम नहीं कर सकते, आप यहाँ मूवमेंट वगैरह नहीं कर सकते, तो अगर किसी को लगता है कि ये रीजनेबल नहीं है तो वो कोर्ट के पास जा सकता है। आपको उसको लगता है कि ये वाजिब नहीं है जो प्रतिबंध लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, कोर्ट के पास जा सकते हैं वो, और अदालत फिर तय करेगी कि ये क्या है, रीजनेबल हैं या नहीं है, इनको रखना है रिस्ट्रिक्शंस को, ये लगाए रखना है या फिर इनको हटाना है। तो ये सरकार जो आगे बाद में कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। तो मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो क्या है कि उनमें से क्या है जो ये फीचर्स वगैरह इनमें बताया गया है
कि विद ए फ्यू एक्सेप्शन लाइक दोज अगेंस्ट द स्टेट सेक्शन एंड अगेंस्ट द एक्टिव एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो क्या है कि मतलब जो ज़्यादातर जो एक तरह से जो फंडामेंटल राइट है अगर उनका हनन होता है तो मोस्ट ऑफ देम क्या है, वो किसके खिलाफ है, जो एक तरह से स्टेट के खिलाफ, यानी कि एक तरह से जो सरकार है उसके खिलाफ ये एक तरह से उपलब्ध है, जो कोर्ट के पास आपको जो जाने का अधिकार है, जस्टिसेबल है आपके जो फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये कुछ एक तरह का जो एक्सेप्शन होते हैं वहाँ पे क्या है कि जो स्टेट के एक्शन के खिलाफ, यानी कि सरकार के एक्शन के खिलाफ, और जो निजी व्यक्ति कोई भी, अगर मान लो निजी व्यक्ति भी आपका क्या करता है, आपके अधिकार छीनता है, फंडामेंटल राइट छीनता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट में भी कुछ जो एक तरह से राइट्स वगैरह उनके खिलाफ हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स वगैरह एक तरह से जो विशेषताएँ हैं हमारे जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार हैं उनकी विशेषताएँ हैं। और नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर दैट इज प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट वाइल अदर्स आर पॉजिटिव इन नेचर कन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन। तो क्या है कि इनमें से कुछ क्या है, कुछ जो एक तरह से क्या है जो नकारात्मक है। नकारात्मक कैसे होगी कि मतलब वो क्या करती हैं, जो स्टेट है, सरकार है, उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ सीमाएं डालते हैं कि भी आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये प्रोहिबिशन आपके ऊपर है कि आप इनकी जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते या इनकी इक्वालिटी नहीं छीन सकते। तो ये कुछ प्रोहिबिशन है कि किसके खिलाफ है, ये सरकार के खिलाफ जो एक तरह से सीमाएं डाली गई हैं। और कुछ क्या है पॉजिटिव की नेचर के हैं, जैसे कि जो क्या करते हैं, कुछ प्रिविलेजेस पर्सन को देते हैं कि भी आपको राइट टू मूवमेंट है। तो इसमें क्या होगा कि जो पर्सन को दी गई है ये प्रिविलेज, और जो राइट टू एक तरह से प्रोहिबिशन ऑफ अगर कहाँ जहाँ भी प्रोहिबिशन वर्ड आ गया जिस भी फंडामेंटल राइट में, तो मतलब वो किसके ऊपर है, वो सरकार के ऊपर लगाया गया है, प्रोहिबिशन स्टेट के ऊपर लगाया गया है, अथॉरिटी के ऊपर लगाया गया है। और जहाँ पे भी कहते हैं कि राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी हो गया, तो वो किसके ऊपर आ गया, वो एक तरह से पर्सन के ऊपर आ गया कि भी जहाँ पे कुछ क्या है, कुछ पॉजिटिव नेचर के हैं, कुछ नेगेटिव नेचर के। जो नेगेटिव नेचर के हैं वो स्टेट के खिलाफ है, यानी कि जो सरकार के खिलाफ है, और जो पॉजिटिव नेचर है वो किसके लिए हैं, वो एक तरह से प्रिविलेजेस हैं, जो विशेषाधिकार हैं, वो किसके लिए हैं, वो है जो नॉर्मल पर्सन है, पीपल हैं, जो सिटीजन है इंडिया के। दे आर जस्टिसेबल अलाउइंग पर्सन टू मूव टू द कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। अगर मान लो कहीं भी उनका उल्लंघन होता है, वो उनसे छीने जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में मूव कर सकते हैं, और जस्टिसेबल यानी कि उनको खिलाफ उनको न्याय मिलेगा अगर आप उनका उल्लंघन होता है। नेक्स्ट है दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है कि जो मतलब जो फंडामेंटल राइट है उनको क्या है, कौन एक तो डिफेंड करना क्या होगा कि उसको एक तरह से रक्षा करते हैं, और दूसरा है गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उनको क्या है, गारंटी भी देता है कि आपको ये फंडामेंटल राइट मिलेंगे और इनकी हम रक्षा करेंगे, आपको कोई इनसे आप ये जो फंडामेंटल राइट है ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो गारंटी भी देता है और इनसे जो एक तरह से डिफेंड भी करता है फंडामेंटल राइट को। तो वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट पे कभी भी जा सकते हैं कि आपका जो फंडामेंटल राइट अगर कोई हनन होता है, उसका उल्लंघन होता है। नेक्स्ट दे आर नॉट सेक्रोनेट और परमानेंट, जो वे पवित्र नहीं है, स्थायी नहीं है। जैसे कि आपको सभी को बताया, पहले भी बताया कि मतलब क्या है, उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हैं कि ये मतलब कभी भी चेंज किए जा सकते हैं, आपके जो एक तरह से कंडीशन के हिसाब से इनको चेंज भी किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एंड नॉट बाय ऑर्डिनरी एक्ट। तो क्या कर सकती है कि सरकार है जो वो इसको क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, या फिर इसमें कुछ रोक लगा सकती है, कुछ चेंजेस वगैरह भी कर सकती है। तो अगर मतलब सरकार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये जो सरकार है इसको चेंज कर सकती है या रिपील यानी कि ख़त्म भी कर सकती है। तो इसमें क्या है कि जो ऑर्डिनरी एक्ट, जो ऑर्डिनरी जो लॉज वगैरह बनाए जाते हैं उस तरह से इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही इनको रिपील कर जो ख़त्म किया जा सकता है। इनको सिर्फ जो संवैधानिक जो एक तरह से संशोधन है, अधिनियम है, उसी के तहत क्या किया जा सकता है, इनको चेंज या रिपील किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। तो जो आर्टिकल 20 में और आर्टिकल 21 में है, जो आर्टिकल्स में दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट को आपको दिए गए हैं, उनके सिवाय, उनको छोड़ करके जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो नेशनल इमरजेंसी यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसमें क्या है, उनको छीना जा सकता है, उनको निलंबित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 और 21 में कौन से दिए गए हैं उसको देख लेते हैं एक बार, आपको दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। तो जो एक तरह से जो आर्टिकल 20 क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंस, यानी कि अगर मान लो किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसकी जो कारण बताया जाएगा। और जो आर्टिकल 21 में क्या है, जो लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का जो एक तरह से क्या है, जो फ्रीडम है वो आपको मिलती है। तो ये दोनों आर्टिकल क्या हैं, जो इमरजेंसी है उसमें भी आपसे सरकार ये छीन नहीं सकती। लेकिन जो बाकी सारे आर्टिकल हो गए और दूसरे फंडामेंटल राइट हो गए
वो सरकार आपसे छीन सकती है। फर्दर द 6 गारंटीड आर्टिकल 19 में जो एक तरह से 6 जो राइट्स दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम हो गया, एक्सप्रेशन के खिलाफ हो गया, एसोसिएशन वगैरह के खिलाफ हो गया, तो वो सस्पेंड किया जा सकते हैं ओनली वन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। यानी कि जो एक तरह से अगर मान लो किसी कंट्री के साथ वार हो जाता है या फिर बाहर से कोई कंट्री क्या कर सकती है, कंट्री हो गई या फिर कोई भी एक तरह से क्या है एक पावर है वो हमला कर देती है इंडिया के ऊपर, एक्सटर्नल एग्रेशन है जो, उसके खिलाफ क्या एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी जो, यानी कि जो वार है और एक्सटर्नल इमरजेंसी है उसके तहत अगर जो मान लो कोई इमरजेंसी स्थापित की जाती है तो उसमें आर्टिकल जो 19 है उसके जो उसके अंडर दिए गए हैं 6 राइट, उनको क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, तो अगर मान लो कोई एक तरह से जो सैनिक विद्रोह है, तख्ता पलट का विद्रोह है जो, वो इंटरनल इमरजेंसी इसके अंदर आती है, तो अगर उसके खिलाफ अगर इंटरनल इमरजेंसी वगैरह लगी है कंट्री में तो आपसे जो आर्टिकल 19 के जो एक तरह से क्या है जो गारंटी दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, उनसे उनको सरकार नहीं छीन सकती। लेकिन अगर इमरजेंसी एक्सटर्नल है, वार है या एक्सटर्नल इमरजेंसी एग्रेशन की जैसे इमरजेंसी लगी है तो आपके जो आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं वो आपसे छीने जा सकते हैं, लेकिन इंटरनल इमरजेंसी के तहत वो नहीं छीने जा सकते। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम में क्या क्या है, इसमें एक बार थोड़ा देख लेते हैं कौन से जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। तो इसमें 6 राइट दिए गए हैं, फ्रीडम की, स्पीच की, एक्सप्रेशन की, असेंबली की, एसोसिएशन की, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, तो ये सभी राइट्स दिए गए हैं 6 के 6 राइट। ये सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में आपसे छीने जा सकते हैं, आपको इसको सस्पेंड किया जा सकता है और किसी कारण से ये आपको छीने नहीं जा सकते। जो आर्टिकल 20 है वो क्या है, इस इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन हो गया ऑफेंसेस के खिलाफ, आर्टिकल 20 में लाइफ एंड लिबर्टी हो गया, ये किसे जो सिर्फ इमरजेंसी है वहाँ पे भी ये 2 आर्टिकल तो छीने ही नहीं जा सकते और सभी छीने जा सकते किसी न किसी मतलब टाइम पर, किसी न किसी सिचुएशन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि जो द स्कोप फॉर ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय, तो ये जो इनका जो दायरा है वो कैसे सीमित है, कैसे सीमित रखा गया है, इसको बारे में देख लेते हैं एक बार। तो जो आर्टिकल 31A है उसमें क्या है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, कि जो मतलब संपदा है किसी की, मान लो किसी की ज़मीन अधिग्रहण करनी है सरकार को किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक तरह से इंडस्ट्री वगैरह लगाने, कोई रोड निकालना है, तो उसके लिए क्या है उसको एक तरह से मतलब कुछ ना कुछ उनको राशि देनी पड़ेगी, उसको क्या है कि वो क्या कहते हैं कि एक मुआवजा देना पड़ेगा, और उसको क्या है पहले उसकी परमिशन, किसान की परमिशन या किसी और की ज़मीन जिसकी ले रहे हैं पर जो पर्सनल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो एक्विजिशन जो कानूनों की एक तरह से क्या है जो संपदा का अधिग्रहण करते वक्त जो एक तरह से परमिशन लेनी पड़ती है। आर्टिकल 31 भी क्या कह रहा है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल, तो 9th शेड्यूल जो अभी आगे पढ़ने वाले हैं 9th शेड्यूल के बारे में, तो उसमें जो भी एक्ट और रेगुलेशन दिए गए हैं उनकी वैलिडिटी के लिए, उनके क्या है सत्यापन के लिए जो आर्टिकल्स वगैरह बनाया गया है वो है आर्टिकल 31B। और नेक्स्ट आर्टिकल 31C, उसमें क्या है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के वो जो लॉज वगैरह हैं उसके लिए जो लॉज वगैरह बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको इफेक्ट में लाने के लिए क्या किया है जो लॉज वगैरह बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 31C के अंडर बनाए जाते हैं। देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंट एजेंसी एंड एनालॉग सर्विसेज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। तो क्या है कि जो मतलब आर्टिकल ये अभी 31A B C पढ़े हमने, तो इनके जो एक तरह से सशस्त्र बल हो गए, अर्धसेना बल हो गए, पुलिस होगी, खुफिया एजेंसी होगी, या फिर और इसके मतलब इसके जो लेवल की जो एजेंसीज वगैरह होगी, तो उनके लिए क्या है इनको संसद क्या कर सकती है, प्रतिबंध भी कर सकती है और निरस्त यानी एक तरह से ख़त्म भी कर सकती है। तो ये संसद के ऊपर है कि भी मतलब जो आर्टिकल्स वगैरह दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनके खिलाफ जो एक तरह से फौज है या फिर पुलिस है, खुफिया एजेंसी है, उनके खिलाफ उनको कुछ पावर्स वगैरह देनी है, कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह देनी है तो वो दे सकती है। तो ये कुछ उसमें दिया गया है। नेक्स्ट देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, तो अगर मार्शल लॉ किसी एरिया में लगा गया है यानी कि वहाँ पे सेना का रोल है, तो वहाँ पे क्या है जो उनके ऊपर जो प्रतिबंध है वो लगाया जा सकता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके खिलाफ। नेक्स्ट है मार्शल लॉ। क्या है मार्शल लॉ? मीन्स मिलिट्री रूल इम्पोज्ड अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस टू रिस्टोर ऑर्डर, कि मान लो कहीं पे क्या है कि मतलब दंगे फसाद हो रहे हैं या फिर कहीं पे कोई दूसरा देश है, पाकिस्तान हो गया जैसे, जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर रहता है ये, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं सरकार, क्या कर सकती है नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकती है उस एरिया में, और मार्शल लॉ वहाँ पे मिलिट्री रूल वहाँ पे लगा सकती है। तो उस केस में क्या होगा, फंडामेंटल राइट है वो उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और बैरिड किया जा सकता है।
Next, most of them are directly enforceable, self-executive, while a few of them can be enforced on the basis of law made by giving effect to them. तो क्या है कि अगर मार्शल लॉ कहीं पे लागू कर दिया गया है तो ऑटोमेटिकली कुछ लॉज हैं जो डायरेक्टली एनफोर्स हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्टली वो लागू हो जाएंगी, और कुछ को क्या है, कुछ ऑर्डिनेंस वगैरह बना करके या रूल बना, लॉ वगैरह बना करके उनको इफेक्ट में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट का नेक्स्ट सीरीज़ है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक भी शेयर कीजिए, ताकि जो फंडामेंटल राइट की जो वीडियो है, फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक्स हैं, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको जानकारी ले सकें और इसको क्या है जो एग्जाम्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच।